असहयोग आंदोलन। तिलक जब इंग्लैंड में भारत के सुशासन के लिए आंदोलन कर रहे थे तो भारत में प्रथम विश्व की समाप्ति पर राजनीतिक वातावरण में एक नवीन परिवर्तन आया, जिसमें महात्मा गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया। गांधी जी अपने जीवन के 25 वर्ष दक्षिण अफ्रीका के सार्वजनिक जीवन में व्यतीत करके प्रथम विश्व युद्ध के अंतराल में भारत आए। उस समय भारत की राजनीतिक अवस्था क्या थी उसका विवरण। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति अंग्रेजों के अधीन थी। युद्ध की समाप्ति पर भी भारत की राजनीतिक घटनाओं का चक्र तीव्रता से घूमा, जिसमें महात्मा गांधी को भारत में असहयोग आंदोलन 1920 से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आरंभ करने की विवश किया। सत्याग्रह का अर्थ मतलब गांधी जी ने किस आधार पर सत्याग्रह चलाया, उस सत्याग्रह का अर्थ क्या है। तो असहयोग आंदोलन के विचार की बुनियाद गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत में मिलती है, जिसका अर्थ है सत्य का दृढ़ता एवं आग्रहपूर्वक अनुसरण। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सत्य पर अटल रहना ही सत्याग्रह है। 2 सितंबर 1917 को गांधी जी ने सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि सत्याग्रह शारीरिक शक्ति नहीं है, यह आत्मबल है। आत्मा का सार तत्व सत्य है, अतः यह शक्ति सत्याग्रह कहलाती है, जिसमें ज्ञान प्रेम की लौ उजागर होती है। यदि कोई अज्ञानवश हमें कष्ट देता है तो हम उसे प्रेम से जीतेंगे, यही सत्याग्रह है। अहिंसा परमो धर्मो। अहिंसा सुप्त अवस्था में रहती है, जागृत अवस्था में अहिंसा प्रेम है। संसार प्रेममय है और इसी से सृष्टि गतिशील है। सत्याग्रह वह साधन है जिसका सत्याग्रही उन कानूनी एवं समाज में व्याप्त प्रथाओं के विरोध के लिए प्रयोग कर सकता है जिसके निर्माण में उसकी स्वीकृति नहीं ली गई है या जो अपनी आत्मा के विरुद्ध समझता है। जन आंदोलन के रूप में सत्याग्रह में हड़ताल, उपवास, धरना, प्रार्थना सभाएं, असहयोग, नागरिक अवज्ञा आदि शामिल है, किंतु हम इन साधनों का अहिंसात्मक होना बहुत आवश्यक है। गांधी जी ने एक बार कहा था कि मैं भारतीय आंदोलन को सत्याग्रह का नाम दिया है क्योंकि वह शक्ति है जो सत्य, प्रेम अथवा अहिंसा पर आधारित है। असहयोग का अर्थ। असहयोग से अर्थ है सरकार यदि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करती, जनता के कष्टों और शिकायतों को दूर करने का प्रयास नहीं करती या फिर जनता के मतानुसार भ्रष्ट हो सकती है तो उसके साथ सहयोग न करना। बुराई करने वाला भी बुराई सहने के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। वस्तुतः असहयोग का उद्देश्य है अन्यायी सरकार से स्वयं को मुक्त करके पवित्र करना, उससे सहयोग समाप्त करना। BM टॉक के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में असहयोग आंदोलन एक महत्वपूर्ण कथा है। भारतीय जन जागरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रथम विश्व की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति के कारण जो दमनकारी घटनाएं, उसी से व्यतीत होकर गांधी जी ने यह आंदोलन छेड़ा। यद्यपि असहयोग आंदोलन का विचार पुरातन है, किंतु राजनीतिक संघर्ष में एक साधन के रूप में उसके प्रयोग का श्रेय गांधी जी को दिया जाता है। गांधी जी से पूर्व अरविंद, तिलक, पाल ने भी असहयोग पर बल दिया। अरविंद ने इसका प्रयोग निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में किया, किंतु गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह प्रतिरोध में एक अंतर है, जहाँ निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बल शस्त्र और औचित्य के आधार पर अहिंसा को मान्यता नहीं देता। अवसर पड़ने पर हिंसा प्रयोग करना गलत नहीं मानते। प्रथम विश्व युद्ध। असहयोग आंदोलन के कारण क्या क्या थे। प्रथम विश्व युद्ध। इस युद्ध में भारतीयों ने अपने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद अंग्रेजों को पूर्ण सहायता की। अंग्रेजों की न्यायप्रियता, ईमानदारी पर पूर्ण विश्वास होने के कारण महात्मा गांधी ने भी अपने भारतीय भाइयों को इस कठिन समय में अंग्रेजों की सहायता का मार्मिक अपील की। भारतीयों की धन जन की अपूर्व सहायता से ही अंग्रेजों ने युद्ध में सफलता प्राप्त की थी। भारतवासियों को बड़ी आशाएं थी। युद्ध की समाप्ति पर उन्हें स्वत्व निश्चय गणतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार शीघ्र शासन का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। 1917 की मॉन्टेग्यू की घोषणा से उन्हें आशा को और बलवती बना दिया था, किंतु युद्ध की समाप्ति होते ही भारतीयों की आशाओं पर तुषारपात हो गया। वर्साय की संधि के अंतर्गत साम्राज्यवादियों ने स्वशासन के जो आश्वासन दिए भुलाकर उपनिवेशों को उन्होंने पुनः आपस में बांट लिया। 1917 की रूसी क्रांति। तो भारतीयों को असहयोग की ओर आकर्षित करने में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी सहयोग किया। 1917 में रूसी क्रांति में विश्व प्रथम समाजवादी राज्य का उदय हुआ। इंग्लैंड ने अपने दिए वायदे में पूरे नहीं किए। उधर सोवियत रूस ने एक तरफा घोषणा की कि एशिया में अपने साम्राज्यवादी अधिकारों का अंत कर दिया। इससे रूसी क्रांति आम लोगों से शक्ति और साहस अर्जित करने में बहुत सहायक सिद्ध हुई।
इंग्लैंड की सरकार से वायदा करके भी उसे पूरा नहीं किया गया। दूसरी तरफ रूस ने साम्राज्यवाद को समाप्त कर दिया। लेनिन ने वायदे के अनुसार भूमिहीन किसानों को भूमि दी। इसी कारण भारत के भी सभी वर्ग इस क्रांति से प्रभावित हुए। इस क्रांति से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने भी भारतीयों के अधिकारों और आत्मनिर्णय के अधिकार घोषणा किए जाने की मांग की। आर्थिक संकट। युद्ध काल में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता का भारी शोषण किया। इससे भारतीयों को आर्थिक अवस्था अत्यंत दयनीय हो गई। वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। युद्ध काल में जहां भारतीय खाद्यान्नों की कीमत 93% वृद्धि हुई, वहीं आयातित वस्तुओं की कीमतों में आशातीत वृद्धि हुई। भारतीय उत्पादों की कीमतों में 60% की वृद्धि हुई। आर्थिक संबंधों की युद्धकालीन गड़बड़ी कारण विश्व के देशों में जूट, कपास, तिलहन आदि व्यापारिक या नकदी फसलों के निर्यात में कमी आने से किसानों की आर्थिक अवस्था दयनीय हो गई। सरकार ने वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। अतः जनता आर्थिक कष्टों से इतनी दुखी होगी कि उन्हें बाध्य होकर सरकार की नीति का विरोध करना पड़ा और उसने अपने विरोध का प्रदर्शन हड़ताल के माध्यम से किया। युद्ध काल में हथकरघा का उत्तरोत्तर ह्रास होता गया। फलतः पश्चिमोत्तर एवं उत्तर भारत के बुनकरों को कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी और घटती आय के सब कष्ट झेलने पड़े। युद्ध में युवक के जाने से श्रम शक्ति में कमी आई। उधर सरकार ने अपनी आर्थिक कमी को पूरा करने हेतु भारतीयों पर और कर लगा दिए। 1913 से 1917 के वर्षों में बैंक की दिवालिया हो गई, जिससे पंजाब पीपुल्स बैंक इन आर्थिक कठिनाइयों ने भारतवासियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना उत्पन्न कर दी। 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम में कांग्रेस पुनः दो खेमों में विभक्त हो गई। इसके अलावा इस अधिनियम के प्रांतों में देश शासन की स्थापना आंशिक रूप से उत्तरदायित्व प्रदान करना था। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का बंटवारा करना आदि शामिल है। उदारवादी इस अधिनियम से संतुष्ट थे। महात्मा गांधी ने भी उनके क्रियान्वयन में सहयोग देने का आश्वासन दिया, परंतु युद्धकालीन आश्वासनों की अवहेलना करने तथा युद्ध उपरांत दमनकारी नीति के कारण महात्मा गांधी भी क्रांतिकारी बन गए। कांग्रेस के अधिकांश सदस्य इस अधिनियम के विरुद्ध थे। इस अधिनियम से असहयोग आंदोलन में अच्छी भूमिका रही। तो 1919 का अधिनियम क्या था? दो खेमों में बांट दिया कांग्रेस को, और इस अधिनियम में प्रांतों में देश शासन की स्थापना थी, आंशिक रूप से उत्तरदायित्व प्रदान करना था, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का बंटवारा करना आदि शामिल थे। तो उदारवादी इस अधिनियम से संतुष्ट थे। महात्मा गांधी ने क्रियान्वयन में सहयोग देने का आश्वासन दिया, परंतु युद्धकालीन आश्वासनों की अवहेलना करने से युद्ध के उपरांत जो दमनकारी नीति के अंग्रेजों द्वारा अपनाए गए, उससे गांधी जी भी क्रांतिकारी बन गए और कांग्रेस के अधिकांश सदस्य इस अधिनियम के विरुद्ध थे। इस अधिनियम ने असहयोग आंदोलन की अच्छी भूमिका तैयार कर दी। फिर आता है अकाल तथा महामारी। तो 1917 में अभाग्यवश पर्याप्त वर्षा न होने के कारण समस्त देश में अकाल पड़ गया। सरकार ने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कोई कदम नहीं उठाया। आर्थिक कारणों से जनता पहले ही दुखी थी। अकाल से पीड़ित भारतीय अंग्रेजों के प्रति अपना आक्रोश उग्र रूप से प्रदर्शित करने लगे। अकाल के समय प्लेग का और प्रकोप हो गया। इससे भारतवासी भारी संख्या में मृत्यु के ग्रास बन गए। सरकार ने उनके रोकथाम के लिए कुछ भी नहीं किया। अतः भारतीयों में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष और आक्रोश होना स्वाभाविक था। रोलेट एक्ट। 1919 का वर्ष भारत के लिए अत्यंत क्षोभ एवं असंतोष का सिद्ध हुआ। देश में फैल रही राष्ट्रीयता की भावना क्रांतिकारी गतिविधियों को चलने के लिए ब्रिटेन को पुनः शक्ति की आवश्यकता प्रतीत हुई, क्योंकि भारत के रक्षा अधिनियम जैसे युद्ध काल में विरोधी तत्वों के दमन के लिए पास किया गया था, उसकी अवधि समाप्त होनी थी। तो 1919 में क्या हुआ? भारत में यह अत्यंत असंतोष सिद्ध हुआ। देश भर में राष्ट्रीयता की भावना क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए पुनः शक्ति की आवश्यकता प्रतीत हुई, क्योंकि भारत के रक्षा अधिनियम जिसे युद्धकाल विरोधी तत्वों के दमन के लिए पास किया था, अवधि समाप्त होने के। तो इस संदर्भ में सर सिडनी रोलेट को नियुक्त किया गया, जिन्होंने बाद में जांच करनी थी। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के समय रखने वाले षड्यंत्र कहाँ तक असफल हुए, उसने निपटने सरकार को किस प्रकार के कानून किया। तो रोलेट समिति की सिफारिशों के आधार पर विलियम विंसेंट ने 2 विधेयकों का प्रस्ताव रखा। इन विधेयकों द्वारा व्यवस्था की गई थी कि व्यक्ति पर राजद्रोह होने का संदेश होने पर उसकी गतिविधि पर नियंत्रण रखा जाए, जिससे व्यक्ति में शांति भंग होने की संभावना हो, उसे बंदी बनाया जाए। तो ऐसे किसी भी प्रकार की सामग्री के प्रकाशन जिससे जनता में रोष फैले अपराध माना जाए। ये सब निर्णय रोलेट की अध्यक्षता में गठित सेडिशन समिति में लिया गया। इस समिति में 2 सदस्य भारतीय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश थे, एक अंग्रेज एक भारतीय, 2 गैर सरकारी सदस्य थे। इन रोलेट बिलों को भारतीय जनता में काला कानून का नाम दिया गया और इसका उद्देश्य जनता की स्वतंत्रता का हनन करना था। इससे सरकारी कर्मचारियों को भी किसी न्यायोचित आंदोलन के कुचलने की शक्ति का मिल जाना था।
कुविख्यात पुलिस को तलाशी, गिरफ्तारी, जमानत मांगने के असीम अधिकार दिए थे। विधि के अंतर्गत अवैध साक्ष्यों को मान्यता प्रदान की थी। महात्मा गांधी स्वयं ने बिलों के संदर्भ में कहा, अन्यायपूर्ण स्वतंत्रता तथा न्याय के सिद्धांतों और व्यक्तियों के बुनियादी अधिकारों के लिए संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र की सुरक्षा आधारित है, घातक और विध्वंसकारी है। अतः हम संकल्प करते हैं कि यदि इस विधेयक को कानून का रूप दिया तो जब तक इनको वापस नहीं आया तब तक ऐसे कानूनी का सविनय करते रहेंगे, और साथ ही संकल्प करते हैं कि इस संघर्ष में पूरी निष्ठा के साथ, सत्य के साथ पालन करेंगे, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। गांधी जी की यह कहा था कि रोलेट एक्ट बिलों से छुटकारा पाने के लिए सत्याग्रह के एकमात्र उपाय है। गांधी जी ने इस संदर्भ में गवर्नर जनरल में 24 फरवरी को पुनर्विचार का अनुरोध किया, परंतु गांधी जी के अनुरोध व विधानसभा के भारतीय सदस्यों के विरोध पर भी 17 मार्च 1919 को इनमें से एक विधेयक को पास कर दिया गया। इसके विरोध में 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। हड़ताल को अभूतपूर्व सफलता मिली। दिल्ली में 30 मार्च को एक भीड़ पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इसके फलस्वरूप कई आदमी गोली के शिकार हो गए। मरने वालों में हिंदू मुसलमान दोनों ही थे। इसके प्रतिरोध में 6 अप्रैल को पंजाब और कलकत्ता में संघर्ष प्रारंभ हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो अमृतसर में सत्याग्रह के समर्थन में सभाएं हुई। पंजाब में एक सीमावर्ती प्रांत था, वहां से प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक सैनिक गए थे। युद्ध के समय भारत में 12 लाख सैनिक भर्ती किए गए थे, उसमें 3,55,000 सैनिक पंजाब से ले गए थे। अतः ब्रिटिश सरकार पंजाब को राजनीतिक प्रभाव से दूर रखना चाहती थी। इस कारण सरकारी अधिकारी वहां सर्वाधिक सजग थे। वहां 6 अप्रैल तो शांति से निकल गया, परंतु 10 अप्रैल को प्रातःकाल अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण पंजाब के 2 विख्यात नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को बंदी बना लिया गया और अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया। महात्मा गांधी को पल्लवल के समीप 9 अप्रैल को पंजाब में आने से रोक दिया गया। इसका समस्त पंजाब में विरोध किया गया। उसकी राय के अनुसार हड़ताल घोषित कर दी गई। जनता डिप्टी कमिश्नर के बंगले की तरफ बड़ी भीड़ शांत थी। वह केवल अपने नेताओं की रिहाई की मांग कर रही थी, किंतु रेलवे क्रॉसिंग पर जब पुलिस ने आगे बढ़ने के लिए रोका तो भीड़ क्रुद्ध हो गई। प्रदर्शनकार ने यूरोपियन लोगों पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। नेशनल बैंक, एलाइड बैंक में आग लगा दी गई। इस पर सेना बुला ली गई। सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। परिणाम स्वरूप कई नागरिक घटनास्थल पर मारे गए। 13 अप्रैल को कर्नल ओ डायर ने सेना सहित अमृतसर पर अधिकार कर लिया। कसूरवाला, गुजरांवाला, लाहौर में भी इसी प्रकार की घटनाएं घटी। इस तारीख के मंगलवाड़ा रेलवे रक्षक 12,000 मजदूरों ने हड़ताल कर दी। इसके अलावा अन्य फैक्ट्रियों में भी हड़ताल हो गई। 10 अप्रैल को गोलीकांड की निंदा करने हेतु 13 अप्रैल को जलियांवाला में एक सभा का आयोजन किया गया। 20,000 लगभग नेता श्रोता। जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी जनता पर गोली बरसाना आरंभ कर दिया। 10 मिनट में 1650 गोलियां चली। जलियांवाला बाग चारों ओर इमारतों से घिरा। यहाँ से निकलने का केवल एक ही सकरा मार्ग था। डायर के 150 सैनिक कुछ दरबारी रोककर गोलियां बरसा रहे थे। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मृतकों की संख्या 379 थी, जबकि कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 500 थी। सरकार के अनुसार आहतों की संख्या 1500। डायर के सैनिक तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक वे समाप्त नहीं हो गए। इस प्रकार 13 तारीख को अमृतसर में सर्वाधिक दुखद घटना घटी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध है। इस हत्याकांड के संदर्भ में डॉक्टर ताराचंद लिखते हैं कि मृतकों और घायलों की संख्या कभी नहीं जानी जा सकती। वह सरकारी सूत्रों के अनुसार 379 या 1000 थी, तो यह असंगत है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि जहां इंग्लैंड की सरकार ने राजनीतिक सुधारों द्वारा भारतीयों को सुशासन से प्रशिक्षण देने के अपने आशय प्रकट कर रही है, भारत में उसके प्रतिनिधि भारतीयों को भय का पाठ पढ़ा रहे थे। 15 अप्रैल को अमृतसर में बाद में अन्य स्थानों में सैनिक शासन लागू किया गया। सैनिक शासन 2 मास रहा। इसके उपरांत मार्शल लॉ लागू कर दिया। सैनिक शासन के दिनों में बदला लेने की पुष्टि में भारतीय आम मनुष्य का अत्याचार किए गए। पानी के नल काट दिए गए, बिजली बंद कर दी गई, रेल के तीसरे दर्जे टिकट बंद कर दी गई, भारतीयों के लिए साइकिल समेत सारी सवारियाँ छीन ली गई। कॉलेज व स्कूलों के छात्रों को यूनियन जैक की सलामी के लिए 10-10 मील दौड़ने को बाध्य किया, जिसमें कभी बेहोश होकर पड़ जाया करते थे। हिंदू मुस्लिम एकता का मजाक उड़ाया गया। उन्हें एक साथ पिंजरों में बंद कर चिलचिलाती धूप में रखा जाता था। स्त्री और पुरुषों में खुले रूप में कोड़े और बैंत लगाए जाते थे। सर्वाधिक अमानुषिक व बर्बर सजा जिस गली में श्रीमती शेरवुड की हत्या की गई थी, उसे भारतीयों की पेट कर बर चलाया गया। समाचार पत्रों को
कठोर सेंसर लगा दिया गया। लोगों को इस प्रकार की यातना देना का कार्य अमृतसर तक सीमित न बल्कि पूरे पंजाब में कर दिया गया। अपराधों से संबंधित मामले निपटाने के लिए संक्षिप्त सुनवाई करने का निर्णय न्यायालयों की स्थापना की गई। पंजाब में होने वाले अमानुषिक बर्बर कार्यों की खबर जब भारत के अन्य भागों में पहुंची तो समस्त भारतीय असाधारण आक्रोश उत्पन्न हो गया और जलियांवाला कांड का विरोध किया। तो ये यहाँ तक जलियांवाला कांड तक ये इसके असहयोग आंदोलन के कारण